हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर या और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। दो सदिशों का सदिश या वज्रगुण हमें आज पढ़ना है बात समझ में। ठीक है ना। तो दो सदिशों का सदिश या वज्रगुण पढ़ने के लिए हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं। मान लो कि ये हमारा कोई वेक्टर है ए वेक्टर और ये हमारा कोई वेक्टर है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। बात समझ में। ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लिया था, हमें क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लेना है इनटू एन कैप। इस तरीके से ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुणन। बात समझ में आई। ठीक है ना। या फिर हम इसे बोले वज्र गुणन। ठीक है ना। देखो अब इसमें जो एन कैप है उसकी बात करते हैं। एन कैप है क्या? पहली बात, इसमें जो वेक्टर पार्ट है वो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात समझ में आई। दूसरी बात, इसमें जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा। बात समझ में आई। बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है एन कैप। बात समझ में। देखो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा। मतलब ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है वो मैग्नीट्यूड का है। ठीक है ना। ये पार्ट डायरेक्शन है एंड ये हमें वेक्टर हमें गिवन है। बात समझ में। ठीक है ना। देखो मैग्नीट्यूड में ये मैग्नीट्यूड आपको पता है, ये मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा भी एक न्यूमेरिक पार्ट हमें देगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू देगा, तो ये भी मैग्नीट्यूड का ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड के अंदर हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा। अब बात करते हैं एन कैप की। डायरेक्शन एन कैप है क्या? हमने कहा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत दिशा में हमने एक वेक्टर लिया एन वेक्टर। क्या लिया हमने? एन वेक्टर लिया। ठीक है ना। तो आपको पता है कि कोई भी वेक्टर होता है उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है और एक होती है उसकी डायरेक्शन। वेक्टर दो चीज़ों से बना होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है, किसका? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा या लंबवत दिशा में होगा। लंबवत दिशा में है एन वेक्टर जो हमने माना अभी, लेकिन दिशा जो होती है उसको हम एन वेक्टर से शो नहीं करते, उसको हम यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वेक्टर लिया एन कैप जो इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, या फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस एन वेक्टर के डायरेक्शन में होगा जो है एन कैप। बात समझ में आई। ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है या लंबवत दिशा में होता है। ठीक है। कितना? एन कैप। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। इसमें हमें रिजल्ट्स क्या क्या मिलेंगे? जैसे पहला रिजल्ट, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट वहाँ पे हमें मिला, वैसे ही सेम मिल जाएगा यहाँ पर भी कि वेक्टर प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। अगर हम दो सदिशों का वज्र गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, या सदिश गुणन करते हैं, तो उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है ना। दूसरी बात, एंगल्स की बात करेंगे। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? हमें मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मिलेगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन 0 डिग्री एंड एन कैप। ठीक है ना। साइन 0 डिग्री होता है 0, तो इसके चलते ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। एक बार चेक करते हैं, कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा? यस आ रहा है। ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें कितना मिल गया? 0। इसी के साथ में, है ना, इसी के साथ में अगर हम थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन 180 डिग्री इंटू एन कैप। अब आपको पता है साइन के अंदर 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री कितने होते हैं? दोनों ही 0 होते हैं, है ना। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पर भी मुझे कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। बात समझ में आई। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर और ये तो मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर का क्या है? ये बी वेक्टर है। अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो
ठीक है ना। तो हमें वो कितना मिलेगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिलेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस समय पे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाती है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी या पैरेललिज्म, है ना। क्या बोलेंगे इसको, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी क्या हो जाएगी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। ये बात समझ आई। देखो 180 के केस में क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या कि ए वेक्टर अगर ये है तो बी वेक्टर कुछ ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में भी ये दोनों ही वेक्टर्स आपस में क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो समझ सकते हैं कि कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी या संरेखीय होने की शर्त, क्या लिखेंगे, संरेखीय होने की जो शर्त है वो हो जाएगी इसकी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 3 है व्हेन एंगल थीटा इक्वल टू π/2। अब π/2 केस में क्या होगा, तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन π/2 इंटू एन कैप, ठीक है ना। और आपको पता है साइन π/2 होता है 1, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू एन कैप हमें मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। बात समझ में, ठीक है ना। रिजल्ट नंबर 4, और यहाँ पर हम एक बात और सीख लेते हैं कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन है वो हम इस तरीके से निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे, राइट हैंड थंब रूल से। जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो उनका डायरेक्शन उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। जिधर आपका थंब है उस डायरेक्शन में होगा। जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसी तरीके से अगर मैं रिजल्ट नंबर 4 की बात करूँ कि आप निकालो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्या निकालो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा इनटू, अब जो डायरेक्शन है, अब देखो हम कर रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हमें मिलेगा इनके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ, ये तो बोर्ड के ऊपर था, ये जो एन वेक्टर या एन कैप है वो इस तरीके से है, इन दोनों वेक्टर्स पे इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं ये कब है, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहा हूँ, जब आपको ये डायरेक्शन मिल रहा है। लेकिन आप जब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करोगे तो यही जो मार्कर है ये बोर्ड के पीछे चला जाएगा जस्ट, ठीक है ना। तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। क्या कहेंगे, अगर ये एन कैप हो जाएगा तो अगर मैं इस डायरेक्शन को बनाऊं, इस डायरेक्शन को, तो ये हो जाएगा माइनस एन कैप। क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस केस में जब हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर रहे हैं तो हमें इसका डायरेक्शन मिलेगा माइनस एन कैप, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसका मतलब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है वो हमें मिलेगा माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, ये प्रॉपर्टीज में अपने थोड़ा सा काम में आएगा। नेक्स्ट है नंबर 5। अब इनके जो एक्सिस है उनकी हम बात कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की। मान लो मैं बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने इस तरीके से इसको बना लिया। अब ये पता है आपको, एक्स एक्सिस पे जो डायरेक्शन होता है वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप एंड जेड एक्सिस पे के कैप, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप, यहाँ पर एंगल साइन 90 डिग्री, ठीक है ना। आई कैप क्रॉस जे कैप हम कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री इनटू जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कितना होगा। अब देखो आप कर रहे हो जे कैप आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका मतलब आप कर रहे हो आई कैप क्रॉस जे कैप, इस तरीके से। डायरेक्शन क्या मिलेगा हमें, के कैप मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप साइन थीटा इनटू के कैप। ये जो डायरेक्शन है इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब के कैप हमें मिलेगा। बात समझ भाई। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप। अब देखो मॉडुलस ऑफ आई कैप एक यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। उसी तरीके से मॉडुलस ऑफ जे कैप हो जाएगा 1, साइन 90 डिग्री होता है 1 एंड इधर मिल गया हमें के कैप, ठीक है ना। तो फाइनली आई कैप क्रॉस जे कैप हमें क्या मिला, के कैप।
बात समझ में आई। इसी तरीके से सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप हमें मिला के कैप, ठीक है ना। उस तरह से आप जे कैप क्रॉस के कैप निकालोगे, जे कैप क्रॉस के कैप, तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब क्या मिलेगा हमें, आई कैप। उसी तरीके से आप के कैप क्रॉस आई कैप निकालोगे, के कैप क्रॉस आई कैप, तो वो मिलेगा आपको कितना, जे कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। जिस तरीके से आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पॉजिटिव मिला और यहाँ पे आपको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नेगेटिव मिला, इसी तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं कि आप जब जे कैप क्रॉस आई कैप निकालोगे, क्या निकालोगे, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो वो आपको मिलेगा माइनस के कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। और जब आप के कैप क्रॉस जे कैप निकालोगे तो वो आपको मिलेगा माइनस आई कैप, और जब आप आई कैप क्रॉस के कैप निकालोगे तो वो मिलेगा माइनस जे कैप। बात क्लियर है, ठीक है ना। और इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने इस तरीके से लिखा आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप। इधर गए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से, और इधर गए आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ वो हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है ना। कि यहाँ पर आप कर रहे हो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, और आई कैप क्रॉस जे कैप के लिए करोगे आप तो आपको पॉजिटिव के कैप मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा पॉजिटिव। मतलब आप कोई भी दो लो, जैसे आपने लिया आई कैप क्रॉस जे कैप तो आपको मिलेगा पॉजिटिव के कैप, ठीक है ना। आपने क्या के कैप जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, क्या कर रहे हो आप, जे कैप क्रॉस के कैप, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव आई कैप। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव। इसका मतलब जब आप आई कैप क्रॉस के कैप करोगे, क्या करोगे, आई कैप क्रॉस के कैप, तो आपको नेगेटिव क्या मिलेगा, जे कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इनको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अभी तो हमने किया आई कैप क्रॉस जे कैप, लेकिन अब हम करेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है ना। तो उससे पहले कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 6, ठीक है ना। रिजल्ट नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं आई कैप क्रॉस आई कैप हमें कितना मिलेगा। मतलब अगर ये आई कैप है तो इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है इसी वाले वेक्टर से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ आई कैप, और ये हो जाएगा कितना, साइन 90 डिग्री, नहीं सॉरी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री मिलते ही आप रुक जाओ, ठीक है ना। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब जो आई कैप क्रॉस आई कैप है वो आपको फाइनली कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। कितना मिल जाएगा, 0, साइन 0 के चलते। तो उसी तरीके से सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और यही हमने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में पढ़ा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के समरेख हैं या पैरेलल हैं। उसी तरीके से हम यहाँ भी कह सकते हैं कि यदि आई कैप क्रॉस आई कैप अगर 0 है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे से कोलिनियर हैं या समरेख हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की, रिजल्ट नंबर 7 की। रिजल्ट नंबर 7 में हम देखते हैं कि एन कैप का जो वैल्यू है वो हमें कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपली मैं एन कैप निकालता हूँ। एन कैप हमें क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा। या हम बोले कि एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। ये जो क्वांटिटी है ये वाली, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल है, ठीक है ना। जैसा कि हमने यहाँ समझा कि मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे हम, वो कितना होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो एन कैप का जो वैल्यू है वो आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो उसी के बाद
हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की, सॉरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं हम रियल नंबर 8 की, ठीक है ना। तो रियल नंबर 8 में हम बात करते हैं कि साइन थीटा कितना होगा। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की। अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो वो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू एन कैप। अब देखो एन कैप को मुझे रिप्लेस करना है तो मैं बहुत सारी का ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा मुझे निकालना है तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अब मॉडुलस ऑफ एन कैप, मॉडुलस ऑफ एन कैप हो जाता है 1, तो उसके साथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो इस तरीके से जो एंगल है साइन थीटा वो हम फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आई, ठीक है ना। तो कब भी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, सदिश गुणन के गुणधर्म की। तो सबसे पहले जो गुणधर्म या प्रॉपर्टी है वो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, या हम इसे कहें क्रम विनिमेयता, ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और ये बात हम रिजल्ट्स में देख चुके थे कि जब हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला था तो हमें मिला मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। लेकिन जब हमने बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकाला था तो वहीं पर हमें मिला मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू माइनस एन कैप। तो इस माइनस के चलते ये पूरी वैल्यू क्या हो रही थी, नेगेटिव हो रही थी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। लेकिन हम इन दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते। बात समझ में, अगर एक वैल्यू को हम नेगेटिव रख देंगे तब बोलेंगे कि हाँ ये इक्वल हैं, लेकिन इस केस में ये इक्वल नहीं है। तो जो क्रम विनिमेयता है वो इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेकंड है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब साहचर्यता। साहचर्यता के लिए मैंने आपको बताया था कभी भी आपको साहचर्यता निकालना है तो 3 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं 2 वेक्टर्स का, तो सिर्फ 2 वेक्टर लेने हैं। जो तीसरा वेक्टर है उसके स्थान पर हमें लेना है कोई स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में मुझे कोई स्केलर क्वांटिटी के मल्टीप्लाई करनी है तो उसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, के ए वेक्टर कर दो पहले क्रॉस बी वेक्टर कर दो, या ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर कर दो, या के को आप आगे रखो या पीछे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसमें आप कैसे भी करते हो, तो इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। नंबर 3 आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या बंटनता नियम। क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या आप इसे कहो बंटनता नियम, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो इसमें क्या होगा कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको करवाना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, ठीक है ना। तो आप किस तरीके से करवाओगे कि जैसे आप गुणा करते हो मल्टीप्लाई करते हो, सिंपली उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ में, फिर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप सी वेक्टर के साथ में करवाओगे इस तरीके से। बात समझ में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, इनको आप कॉपी कर लोगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना। घटकों के पदों में 2 सदिशों का सदिश गुणन, जैसा हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था वैसा ही हम यहाँ पर समझेंगे इसको कि ये किस तरीके से होगा। तो उसके लिए मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है ना। ऐसे ही बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें लिखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस प्रोडक्ट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। और कुछ बातें जो हमने रिजल्ट्स में समझी थी उनको लिख लेते हैं कि i कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू j कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप क्रॉस k कैप इज इक्वल टू होता है 0,
पहली बात तो ये। दूसरी बात, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, ठीक है ना, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, ठीक है ना, और के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, ठीक है ना। एक तो ये हो जाएगा और एक इनका उल्टा कि जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा माइनस के कैप एंड के कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा माइनस आई कैप एंड आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा माइनस जे कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे घटकों के पदों में। तो क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है बंटन का नियम से A1 आई कैप का मल्टीप्लाई मैं इन तीनों से करूंगा, बात समझ में, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने आई कैप क्रॉस आई कैप किया तो हो जाएगा कितना, 0। तो सिंपली हमें आई कैप क्रॉस आई कैप करने पर तो 0 मिल गया। फिर हम करेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप। अब देखो आई कैप क्रॉस जे कैप है के कैप, इसका मतलब हमें मिलेगा A1 B2 के कैप। क्या मिलेगा, A1 B2 के कैप। वापस समझेंगे कि A1 आई कैप किया हमने B1 आई कैप से, तो आई कैप क्रॉस आई कैप पर तो वो हो गया 0, बात समझ में। लेकिन जब मैं आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप हमें मिल रहा है के कैप, बात समझ में। तो आई कैप क्रॉस जे कैप तो बन जाएगा के कैप और साथ में क्या है A1 B2, इस तरह से, बात समझ में, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे के कैप से, तो आई कैप क्रॉस के कैप कितना है, आई कैप क्रॉस के कैप है माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस A1 B3 जे कैप, बात समझ में। उसी तरीके से A2 जे कैप का मल्टीप्लाई करना है, तो देखो जे कैप क्रॉस आई कैप होगा, तो जे कैप क्रॉस आई कैप होता है माइनस के कैप, तो A2 B1 माइनस A2 B1 कितना, के कैप। जब हमने जे कैप क्रॉस आई कैप किया तो जे कैप क्रॉस आई कैप कितना, माइनस के कैप, ठीक है ना। तो उसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा 0, ठीक है ना। जे कैप क्रॉस जे कैप कितना हो गया, 0 एंड जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप, तो A2 B3 आई कैप मिलेगा। क्या मिलेगा, A2 B3 आई कैप, इस तरीके से, बात समझ में। अब हम बात करते हैं A3 के कैप की। देखो A3 के कैप का मल्टीप्लाई यानी के कैप का मल्टीप्लाई करना है हमें आई कैप से, तो के कैप आई कैप होता है जे कैप, तो लिखेंगे इसको प्लस A3 B1 के कैप आई कैप कितना, जे कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर प्लस के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप होता है माइनस आई कैप, मतलब A3 ये हो जाएगा माइनस A3 B2 आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप कितना, के कैप क्रॉस जे कैप कितना, माइनस आई कैप, ठीक है ना। एंड के कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा 0, तो हमें ये मिला, बात समझ में आई। अब इसमें से आप, ये है जे कैप, ठीक है ना। अब आई कैप है, कॉमन आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप, इस तरीके से, बात समझ में आई। उस तरीके से हम निकाल लेंगे प्लस A1 B2, या फिर आप इसको लिखो इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो, आप माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी A2 B1 माइनस A1 B2 के कैप हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर प्लस, सॉरी हमें जे कैप लिखना था पहले, ठीक है ना, तो पहले हम लिखेंगे जे कैप। तो जे कैप कहाँ है, एक तो ये है और एक ये है, तो इसमें से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना, इनटू जे कैप। अब बात करते हैं हम के कैप की, तो के कैप हो जाएगा प्लस A1 B2 माइनस के कैप A2 B1 इंटू के कैप। तो ये हमें मिला, फाइनल आंसर हमारा ये हो गया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का, ठीक है ना। तो या तो आप इस तरीके से करो जैसे हमने किया है, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है करना इसको, या फिर दूसरा मेथड है हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म। क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म, जो हमने मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, उस तरीके से हम इसको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कर सकते हैं। मतलब आपको अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करना है तो आप उसको लिख सकते हो इस तरीके से, आई कैप जे कैप के कैप एंड A1 A2 A3 A वेक्टर के कंपोनेंट लिखे, फिर आप लिखोगे B वेक्टर के कंपोनेंट, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आपने मल्टीप्लाई किया होगा डिटरमिनेंट्स का, ठीक है ना, तो कैसे होता है वो समझ लेते हैं यहाँ पर कि इसको लेते हैं, इसको लेने पर हम इस वाली लाइन और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, यानी आई कैप लेंगे और आपके आई कैप के साथ में हम इस वाली लाइन को और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से A2 B3 माइनस B2 A3, तो क्या मिलेगा
A2B3 माइनस B2A3, ठीक है ना, और हमें यही मिल रहा था A2B3 माइनस A3B2 आई कैप, ठीक है ना। उस तरीके से हम जे कैप लेंगे, है ना, तो हम लेते हैं यहाँ पर माइनस जे कैप, ये हम समझेंगे उस समय पे। माइनस जे कैप लेते हैं, जे कैप लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को, जो जे कैप वाली लाइन है उस लाइन को छोड़ देंगे, है ना, मतलब इस लाइन को तो हम छोड़ देंगे और इस वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा इस तरीके से ही A1B3 क्या हो जाएगा, A1B3 माइनस साइन B1A3 माइनस साइन B1A3, तो यही हमें मिला। माइनस जे कैप हमने लिया तो A1B3 माइनस B1A3, ठीक है ना। फिर के कैप के लिए वापस हम प्लस लेंगे, जो बीच वाला होता है उसके लिए हम माइनस लेते हैं, क्योंकि इनका जो साइन है वो कुछ इस तरीके से चलता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलता है, ठीक है ना। वापस मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस माइनस प्लस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरीके से इनका जो साइन है वो चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया था, क्योंकि इस बीच वाले पार्ट को हमें नेगेटिव बनाता था जे कैप वाले पार्ट को, ठीक है ना। तो अब के कैप के लिए क्या लिखेंगे कि प्लस के कैप, और इस वाली लाइन और इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को और इस वाली लाइन को हम छोड़ देंगे तो मल्टीप्लाई होगा इनका इस तरीके से A1B2 माइनस B1A2, ठीक है ना, और ये हमें मिल रहा था A1B2 माइनस A2B1। बात समझ में आई। तो इस तरीके से भी डिटरमिनेंट फॉर्म से भी हम इन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो सदिश गुणन है कंपोनेंट्स के रूप में या घटकों के रूप में, वो हम कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो एक बार कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। बात समझ में आई। यदि आपके ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो इनका जो सदिश क्षेत्रफल होगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ, है ना, अगर इसको हम ट्रायंगल बनाएं कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से अगर इसको हमने ट्रायंगल बनाया, तो इसको कहा हमने ए या फिर इसको कहा हमने ओ, ए एंड बी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से। बात समझ में आई। यदि हमें ये प्रूफ चाहिए इसका कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं, तो वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो ठीक है, सबसे पहले हमें बेस हमारे पास हो जाएगा ये ओ ए मीन्स बेस, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बेस जो है वो हो जाएगा ओ ए मीन्स हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। बात समझ में आई। दूसरी बात हम बात करते हैं हाइट की, तो इसकी जो हाइट होगी, तो हाइट ये वाली होगी इसकी एच, ठीक है ना कि ये तो हो गई स्लंट लाइन, इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, लेकिन जो हाइट होती है वो बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेट होती है। बात समझ में आई। तो इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो ये हो जाएगी एच, है ना, या हम बोलें बी एम जो एच है वो हमारी हो जाएगी इसकी तिर्यक, सॉरी इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना, जिसको हमने एच लिखा। बात समझ में आई। तो हमें ये एच फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हम अगर देखें कि साइन थीटा कितना होगा, लाल बटे कक्का से जो साइन थीटा होता है वो तो है लंब बटा कर्ण, कितना, लंब बटा कर्ण। तो अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसका जो लंब है वो हो जाएगा h, यानी h अपॉन कर्ण हो जाएगा इसका मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, या हम कहें इसको OB, और OB को हम ले सकते हैं मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो यहाँ से जो h हाइट है, या h को हम कह रहे हैं क्या, BM हम कह रहे हैं, वो हमें मिल जाएगा कितना, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा। कितना मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो h हमारे पास आ गया और बेस हमारे पास है ही, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस मीन्स हो गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, एंड h मीन्स हो गया मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, इस तरीके से। और जब हमने बात की थी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो वो हमें मिला था मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस वाले भाग को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। बस में तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, ये हमने समझा कि किस तरीके से ये आता है, बस में, ठीक है ना। तो एक बार कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट ये वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें 2 वेक्टर्स दे रखे थे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, लेकिन इस वाले पार्ट में हमें किसी भी ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और 3 पॉइंट्स का हमें क्या दे रखा, पोजीशन वेक्टर। तो हमें यहाँ पर गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमें पॉइंट्स गिवन है और इनके साथ में हमें इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो भी गिवन है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ये तुमने पढ़ा था इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में कि आपको यदि 2 वेक्टर्स दे रखे हैं तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो किस तरीके से निकाल लेंगे, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर जो ए वेक्टर था वहाँ पर तो ये था ए वाला वेक्टर, ए वेक्टर था ये वाला, लेकिन यहाँ पर ये है ए बी वेक्टर और यहाँ पर ये है ए सी वेक्टर, ठीक है ना। और इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें दे रखा है, तो हम ए बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बात समझ में आई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इस तरीके से, ठीक है ना। अब बंटनता वाले नियम से इनको हम सोल्व करेंगे। तो बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, यानी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। फिर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बात समझ में आई। आपको पता है कि आई कैप क्रॉस आई कैप होता है 0, इट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ क्या बच जाएगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 1/2 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसे बना दूँ मैं प्लस, तो प्लस होते ही ये दोनों चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसे भी प्लस लिखेंगे तो ये हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आई, ठीक है ना। अगर हमें कोई भी ट्रायंगल के पॉइंट्स दे रखे हैं और उन पॉइंट्स का हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है तो हम इस तरीके से उस ट्रायंगल का जो एरिया है उसे फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। इसी के साथ में एक कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। मतलब 3 बिंदुओं के बीच में संरेखीय होने की शर्त क्या होगी, क्या लिख रहे हैं हम, 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त। 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त क्या हो जाएगी वो हम बात कर रहे हैं। देखो अगर इस ट्रायंगल के, कोई भी ट्रायंगल है, इसके ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो जाए, मतलब इस पॉइंट को उठा के अगर हम इस लाइन पे रख दें तो ये जो लाइन है वो इस तरीके से बनेगी, कोई ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल तो बन नहीं पाएगा क्योंकि ये पॉइंट उठा के हमने यहाँ रख दिया। तो इसका मतलब अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनके ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर ट्रायंगल का एरिया इतना है, ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1/2 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या फिर इनका हम स्थान भी चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यदि 3 पॉइंट्स संरेखीय हैं या कोलिनियर हैं तो उनके जो ट्रायंगल का एरिया है वो हमें कितना मिलेगा, 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मॉडुलस हमें 0 मिलेगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये था कंडीशन 4
कंडीशन ऑफ कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। बात समझ में, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको भी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा। तो अभी हमने समझा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब कुछ इस तरीके से हमने बनाया था जिसका एंगल थीटा था, ठीक है ना। तो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। तो हमने कहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या कहा था हमने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। यदि इसी में मैं एक ट्रायंगल और जोड़ देता हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से मैं अगर इसको बना देता हूँ तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में तो एक ट्रायंगल तो हो गया ये वाला, अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूँ तो एक ट्रायंगल तो हो जाएगा ये वाला, एक ट्रायंगल हो जाएगा ये वाला। तो इस ट्रायंगल का एरिया में लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस थिंग, एंड इस ट्रायंगल का एरिया भी अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या जैसे हम कहें क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, तो वो हो जाएगा, इसमें आप क्या करोगे, प्लस करोगे 1/2 एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये टोटल बनकर क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसे भी।